हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का लेट्स गो एक्टिविटी में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं सभी। हेलो संजय, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सुपर टेट लेवल के क्वेश्चंस, जिसमें मिलने वाले हैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बस यही कहना चाहेंगे, इस लिंक को आप अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके साथी जो सुपर टेट की तैयारी करने चाह रहे हैं, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी की एमसीक्यूज आपको मिलने वाली है। तो उसमें 20 क्वेश्चन, मोस्ट 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इनके अच्छे से आपको देने हैं आंसर। चलिए तो स्टार्ट करें क्लास। एक बार बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस आपको आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि वॉइस में प्रॉब्लम है या वीडियो में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके दीजिएगा आंसर। चलिए देखिए यहाँ पर, हेलो सत्यम, कैसे हैं और कैसे हैं सभी। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ क्वेश्चन किस तरीके से है, देखिए और बताइए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी क्लास में आ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। पहला प्रश्न क्या है कि ज्ञ ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है। तो ग यमा य, जय यमा य, या फिर बैठ देना पैर, जय जमा ये, और या फिर जय जमाना। तो जल्दी से बताइएगा क्या होना है इस प्रश्न का जवाब। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। भाई, क्वेश्चन है आपके सामने पहला और इसका सभी को देना है जवाब। तो पहले प्रश्न का क्या होगा सही आंसर, कमेंट में दीजिएगा जवाब। चलिए, ज्ञ किस किन वर्णों से मिलकर बना है, किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। ए आंसर मुझे मिला है, बी आंसर भी मुझे मिला है, पहला ही प्रश्न और इसमें आपके अलग अलग आंसर। क्या बात, ऐसे कैसे चलेगा। कल भी इस पर चर्चा की थी हमने, संयुक्त व्यंजन आपको बताए थे। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मुझे मिले हैं, जिसमें से एक सही हो सकता है और एक गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर संजय जी और सत्यम ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। और वंदना जी, ए नहीं होगा। ज्ञ की बात करें तो ज में हलंत लगा होता है, ज प्लस ई, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर भी क्लियर करते हुए जाइएगा, पहले बता रही हूँ। क्लास में आप आए हैं तो अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत आती है तो तुरंत पूछिए। तो यहाँ पर हम ज्ञ की बात कर रहे हैं ना, तो ज में क्या है, स्वर लगा होता है, स्वर युक्त होता है और साथ में इया। ठीक है, चलिए तो आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए। तारा का तत्सम शब्द क्या है। तारा का तत्सम शब्द क्या है, सितारा, तृण, तारक या नक्षत्र। तो बताइएगा क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। तारा का तत्सम शब्द क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और आंसर दीजिए। कोई बात नहीं वंदना, आंसर प्लीज। तो देखिए क्या आंसर मिलता है। तृण भी मुझे मिला है, डी भी मुझे मिला है, फिर से वही आपने ABCD वाला काम कर रहे हैं। चलिए तो देखिए भाई, यहाँ पर आंसर दीजिएगा सभी। बी भी मिल गया है मुझे, तृण, और बाकी आंसर प्लीज। सभी जो भी क्लास में है ना, कोशिश सभी को करनी है। तारा का तत्सम आपको बताना है। तो देखिए क्या आंसर आपका मिलता है। चलिए तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, सभी को मैंने शेयर कर दिया है और सभी क्लास में आ भी जाइएगा। जो भी आपकी ग्रुप है आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं। तारा का तत्सम शब्द ना तो सितारा होता है ना नक्षत्र होता है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया आंसर मिला है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ज्योति जी की तरफ से। तारक, तारक का तत्सम शब्द क्या होता है, तारक, ना कि तृण। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन, यानी कि ABCD क्रम में गलत दिया है ना, तो सी होना चाहिए यहाँ पर, है ना। A, B और C, यानी कि आपका तारक बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, मतलब यहाँ पे कोई सा ABCD में दिक्कत हुई आप उस पर मत जाइएगा। तारक का तत्सम क्या होगा, तारक होता है। क्या होता है, तारक। ठीक है, तो राइट आंसर आपका C ऑप्शन होगा और यही इसका सही आंसर है। क्लियर, आगे चले बता दीजिएगा एक बार। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप, तारा क्या है, तद्भव है और इसके तत्सम की बात करें तो तारक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। चपला का पर्यायवाची क्या है। चपला, तरंग,
चमक, वृक्ष या फिर बिजली? तो जल्दी से दीजिए इस प्रश्न का भी जवाब। देखें क्या आंसर आप सभी का मिलता है। तो आंसर प्लीज। चपला का पर्यायवाची। तो यहां पर आप सभी के आंसर का वेट किया जा रहा है और जल्दी से दीजिए जवाब। देखें क्या क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड का डी आंसर मिला है मुझे वंदना जी की तरफ से और संजय जी की तरफ से। बाकी सभी आंसर दीजिएगा प्लीज। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपने दिया है मुझे डी ऑप्शन बिजली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर सही बताया है आप सभी ने। चपला का पर्यायवाची होता है बिजली, एकदम करेक्ट आंसर। शाबाश, इसमें आपने अच्छे से दिया है जवाब, कोई भी गलती नहीं की है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है देखिए। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जल्दी से बताइएगा। सेना, अस्पताल, विलाप या फिर गुलाब? तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आंसर दीजिएगा जातिवाचक संज्ञा। तो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। आंसर प्लीज। तो यहाँ पर डी आंसर मुझे मिला है, ए आंसर मुझे मिला है और बाकी जो भी क्लास में आंसर दीजिए। आज बहुत ज्यादा ABCD किया जा रहा है, अभी तक कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें सबकी एक ही मत हो, सभी ने अलग अलग जवाब दिए। चलिए कोई बात नहीं। तो ए आंसर मुझे मिला है। सभी ने पढ़ा तो है ना। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद की बात करें तो मुख्य रूप से 3 होते हैं, कुल योग है 5। ठीक है, यही है ना प्रदीप जी? तो देखिए यहाँ पर आप सभी के आंसर, जिससे मैं जरा भी खुश नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आपने सही आंसर मुझे बताया ही नहीं है। ए भी बताया है, डी भी बताया, किंतु सही आंसर किसी ने नहीं बताया। अब क्यों, कैसे? देखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होता है। जातिवाचक क्या होता है? जिसमें एक ही जाति का बोध कराया जाता है। जैसे कि लड़का है तो लड़के में कुछ भी हो सकते हैं भाई, संयुक्त सत्यम हो सकता है, संजय, प्रदीप, कुछ भी। ठीक है। अब सेना की बात करें तो सेना क्या है? सेना में एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पर ग्रुप का बोध कराया जाए उसे क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा। समझ में आया? अब गुलाब की बात करें तो फूल में भी कितने सारे होते हैं। एक कमल का फूल होता है, एक गुलाब का होता है, एक क्या है, कनेर का होता है। तो यहाँ पर गुलाब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है? गुलाब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करें विलाप। विलाप में क्या है भाई? ये आपके भाव आते हैं, है ना, विलाप। और इसमें जो जातिवाचक संज्ञा होगी वो होगी अस्पताल। अस्पताल कई तरीके के अलग अलग होते हैं। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा भाई, अस्पताल में क्या जाति होती है ना। आपने देखा होगा आंखों का अस्पताल अलग होता है। ठीक है, किसी के चर्म रोग का अस्पताल अलग आपको मिलेगा। तो ये जाति का बोध कराता है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन क्या है? सही जवाब है। समझे या नहीं बताइएगा एक बार। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? आगे चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विशेषण है? अब देखिएगा, प्रशासन, वीरता, परम या महानता? तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा विकल्प विशेषण है। तो क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ABCD 4 आपके सामने ऑप्शन, सही जवाब जल्दी से दें। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विशेषण है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सभी का मिला है मुझे, और बी आंसर मुझे मिल रहा है, डी आंसर भी मुझे मिल रहा है। चलिए तो देखिए, विशेषण की बात करें तो आपने देखा होगा विशेषण में क्या होता है भाई, किसी की विशेषता बताई जाती है ना। जैसे कि राम बड़े वीर थे, तो राम की विशेषता क्या है कि राम वीर थे, है ना। और यहां पर हम बात करें तो वीरता में क्या प्रकट हो रहा है आपको? वीरता में प्रकट हो रहा है भाववाचक संज्ञा।
महानता, महानता में आपको विशेषण नहीं भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, ठीक है। आजकल महानता दिखाई नहीं देती। बी और डी ऑप्शन नहीं होगा, समझ लीजिए। जिन्होंने भी बी और डी लगाया है, वीरता और महानता भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब बात करें कि इसमें विशेषण कौन सा है, तो यहां पर सी ऑप्शन परम विशेषण है, जैसे कि परम पुरुष। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। समझ में आया। परम औषधि, परम, भाई परम से क्या है, परम इसका विशेषण है ना, ये किसी के भी साथ लगाया जा सकता है, किसी की विशेषता को दर्शाया जा सकता है। तो सी आंसर इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। समझे या नहीं समझे एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि वीरता और महानता ये आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे चले तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। मन का फेर में अलंकार कौन सा है, रूपक, श्लेष, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा। तो जल्दी से बताइएगा क्या होना है इस प्रश्न का सही जवाब, तो आंसर दीजिएगा। आंसर प्लीज देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। हाँ, सी इज राइट, बिल्कुल ज्योति। और बाकी तो आंसर दीजिएगा सभी। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिला, सभी ने पढ़ा होगा इसे। मन का फेर में अलंकार, तो आंसर दीजिएगा प्लीज। देखिए 6 का बी ऑप्शन मुझे मिला है, बाकी और सभी आंसर दीजिएगा। बी आंसर श्लेष अलंकार मुझे मिल गया है, और आंसर दीजिएगा प्लीज। चलिए देखें यहां पर डी आंसर भी मुझे मिला है, क्या बात है। आंसर सभी को देना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपके अलग अलग मुझे आंसर मिल रहे हैं, और आज बहुत अजीब लग रहा है कि आप इतने अलग अलग आंसर मुझे दे रहे हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या पढ़ा है संजय जी आपने। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहता है कि जिसमें मनहु, मानो, जनहु, जानो इस तरह के शब्द आपको मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा, ठीक है। बाकी बी आंसर भी मुझे मिला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ होना। क्या, चिपका हुआ होना। अब चिपका हुआ होना के लिए देखिए, जैसे कि रहीमन शब्द एक अर्थ अनेक, जैसे रहीमन पानी, राखीबिन पानी सब सुन, तो उसमें क्या है, एक ही शब्द है और उसके अर्थ बहुत सारे हैं, तो आपका श्लेष अलंकार भी नहीं होगा। मैं उन लोगों के जवाब दे रही हूं जिन्होंने अपना बी और डी आंसर दिया है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। अब आप सही आंसर को पहचानिए, क्योंकि अब आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। पढ़ तो आप अब तक लिए, यूपी टेट में भी पढ़े, सी टेट में भी पढ़े, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, तो समझने के लिए आप स्वयं ही कोशिश करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो बताइएगा जल्दी से। और जिनको लग रहा है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो भाई क्लास में आएंगे ही नहीं, मुझे पता है। आंसर दीजिएगा जल्दी से। आंसर नहीं मिला है अभी भी मुझे, समझ में आया या नहीं आया, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जिन्होंने भी अभी तक नहीं दिया है, बिल्कुल वंदना, समझिए आप। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, रूपक अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान की समानता होती है, तो क्या होता है, सॉरी, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, समानता नहीं आरोप होता है, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है आपका ए ऑप्शन। और आपको यदि अलंकार में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप दिक्कत बिल्कुल भी ना मानिए, क्योंकि मैं ये सब आपको कराने वाली हूँ। 1 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस उससे पहले जो भी एमसीक्यूज मेरे पास हैं, जितने भी नोट्स मेरे सुपर टेट के हैं, मैं उनको करा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए कल भी ये प्रश्न आया था कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, और एक आता है कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे दोनों में ही अंतर है। अब इस प्रश्न का क्या होगा जवाब, ये आपको बताना है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है।
47, 52, 49, 51। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का जवाब। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है, आंसर दीजिएगा। ए ही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछिए, शांत नहीं रहना है, गलत भी नहीं समझना है। जो आपको कहीं पर डाउट लगे तो तुरंत पूछना भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके आंसर मुझे मिलने लगे हैं। बी ऑप्शन मुझे मिला है। अब इसमें आपने क्या पढ़ा कि जितना भी मैंने आपको बताया ना, लेखन के अनुसार पूछा जाए या मूल स्वर पूछा, सॉरी मूलत स्वर पूछा जाए, तो देखिए आपने क्या देखा, इसमें 11 क्या है, 11 मुख्य स्वर हैं, 2 इसमें क्या है, यानी कि कुल जो 13 टोटल होता है ना, 13 स्वर, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन प्लस 4 इसमें संयुक्त व्यंजन। यदि आप इसका टोटल करेंगे तो 52 होगा और यही इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। रास्ता बहुत दुर्गम है, सावधानी से चलें, रेखांकित पद की वर्तनी शुद्ध आपको करनी है। तो देखिए कौन सा दुर्गम सही दिया गया है ये आपको बताना है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा, देखिए इसमें ना दुर्गम दिया हुआ है तो उसको आपको शुद्ध वर्तनी में चुनना है। तो राइट कौन सा होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही जवाब। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। तो ये तो बहुत इजी है, आसानी से बता सकते हैं ना। तो 8 का फर्स्ट ऑप्शन मुझे सबसे पहले वंदना जी ने बताया है। हाँ, इसकी चिंता ना करें सत्यम, ये मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा कराती हूँ कि आपको जो भी टॉपिक होता है उसके बाद उसकी एमसीक्यूज, फिर दूसरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन मुझे मिला है, जो बहुत बढ़िया जवाब दिया है आप सभी ने, कोई भी डाउट नहीं, एकदम सही आंसर दुर्गम, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। लघुर्मी, लघुर्मी में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो यण, वृद्धि, अयादि या दीर्घ। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। इसमें र निकला हुआ है ये, ठीक है, र। तो लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितनों की संधि अच्छी है, अभी पता चल जाएगा। तो आंसर दीजिएगा सभी। लघुर्मी में संधि बताना है आपको, 4 आपके सामने ऑप्शन है, सही जवाब कमेंट के जरिए आपको देना है। देखिए शाबाश, बहुत बढ़िया सत्यम, शाबाश। डी ऑप्शन भी मुझे मिला है, बी आंसर भी मुझे मिला है, सी भी मुझे मिल गया है, वाह क्या बात है। चलिए अब एबीसीडी आपने किया, जब एबीसीडी करते हैं या कोई भी ऑप्शन देते हैं और जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर एक बार विच्छेद करके भी देख लें, और विच्छेद में जो नियम आता है उसको एक बार याद कर लें। यहाँ पर आपकी गलती होती है कोई भी गम नहीं, लेकिन ये ऐसी गलती एग्जाम में होती है तो बहुत इजी क्वेश्चन में 1 नंबर आसानी से चला जाता है। अब हम देखिए इसका विच्छेद करेंगे तो आपको संधि पता चल जाएगी। अब क्या है भाई, यहाँ पे लघुर्मी है ना, तो आप देखिए क्या देखेंगे, लघु ऐसा ही लिखा जाता है, जमा उर्मी। ठीक है, क्या है ये, उर्मी। तो यहाँ पर क्या है, ऊ, और यहाँ पर क्या है, ऊ। जब ऊ और ऊ मिलते हैं तो बड़े ऊ में चेंज हो जाते हैं। 2 समान वर्ण संधि विच्छेद से पहले और संधि विच्छेद के बाद जिसमें भी आते हैं उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, समझ में आया। संधि विच्छेद से पहले भी हुआ है और संधि विच्छेद के बाद भी हुआ है। 2 सवर्ण का निर्माण यहाँ होता है, वो दीर्घ में ही चेंज होता है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ सही जवाब हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। तो ए बी सी गलत, डी आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जल्दी से देखिए और बताइए। हाँ, दीर्घ होगी सत्यम, पहले आपने बी बताया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिएगा नेक्स्ट। तो लुटेरा और चचेरा, लुटेरा और चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए आ, एरा, अरा या फिर रा। तो जल्दी से बताइएगा क्या होना है इसका सही जवाब, आंसर दीजिएगा। देखिए कौन सा आंसर आप सभी का मुझे मिलता है, आंसर दीजिए प्लीज। लुटेरा और चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको चुनना है। तो देखिए मिशन ने सी आंसर बताया है, बी आंसर, इसके लिए क्या बोला जाए, शाबाश,
चलिए देख लेते हैं, आंसर दीजिएगा सभी। तो यहाँ पर ए बी सी मुझे मिल रहे हैं आपके जवाब, डी आंसर किसी ने भी नहीं दिया है। एक सेकंड में नेट को फिर से चेंज करती हूँ क्योंकि कभी कभी नेटवर्क दिक्कत करने लगता है, तो उसकी वजह से शायद आपको, हाँ अब मुझे लगता है नहीं होगी प्रॉब्लम। ठीक है वंदना, डोंट वरी डरिए मत, बिल्कुल भी परेशान मत हो, नेट सही हो गया है। ठीक है, देखिए लुटेरा और चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था, तो आपके अलग अलग आंसर मुझे मिले हैं। एक बात बताइएगा, क्या बताना है आपको कि जब देखिए आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है जब सम आ ई ए आई, ये वाली जो मात्राएं तब हम लगाते हैं तो आपको पता होगा, या फिर ओ की या औ की, मैं सिर्फ मात्राएं बता रही हूँ, आगे पीछे देख लेना कि मैडम ने गलत, मैं गलत नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि मात्राएं कैसे लगाते हो आप, उसी के आधार पे आपको प्रत्यय समझ में आ जाएगा। आ की मात्रा हम ऐसे देते हैं, ठीक है, ई की मात्रा हम इधर देते हैं। ओके, जब हम ए की बात करते हैं तो ए पर कितनी मात्रा आती है, एक, और ए की बात करें तो कितनी आती है, दो। समझ में आ रहा है, बस समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ए को देखिए, ये वाली मात्रा ही इस पे लगी हुई है, लुटेरा पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, कौन सी लगी हुई है, सिंगल मात्रा लगी हुई है ना, तो क्या आएगा इसमें, सी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ना कि बी। तो जिन्होंने भी बी बताया है उनके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि बी आंसर गलत है और सी आंसर इसका सही जवाब है। क्लियर हो गया, और मुझे लगता है दाम मिशन ने मुझे बताया है कि सी ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास, तो इसका भी दीजिएगा आंसर, क्या होना होगा सही आंसर, जल्दी से कमेंट के जरिए बताइएगा आंसर प्लीज। आंसर आंसर लुटेरा और चचेरा शब्द में प्रयोग, सॉरी ये क्वेश्चन तो हो चुका है ना कि समास में पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान व उपमेय का संबंध होता है। नेट दिक्कत कर रहा है बहुत, आंसर दीजिएगा। हाँ अजय, अब ठीक है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है, 11वां प्रश्न आप सभी के सामने है, और इस प्रश्न का क्या होगा जवाब आप सभी बताइएगा। और अब आपको इसी तरह के क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आपको डेली क्लास में आना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए आंसर भी मुझे मिला है, बी भी मुझे मिला है। अब ए बी जब आ जाता है तो फिर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं डाउट है आपको, है ना, तो चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए संजय जी आपने बताया कि भाई ए ऑप्शन, अब हम देखिए मृग नैनी या फिर हम कहते हैं नील कमल, तो कमल क्या है, संज्ञा, और नील क्या है, विशेषण, है ना। अब इसमें एक उपमान है एक उपमेय है, तो आप देखिएगा यहां पर जब नील की, जैसे नील कैसा है, नील कमल, नील की तुलना किससे, नील वो मतलब नील कमल, कमल नीला है, तो यहाँ पर जब हम किसी की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, कमल की विशेषता बताई जा रही, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्मधारय समास में एक उपमान और एक उपमेय, इन दोनों का संबंध होता है, और आपका सही जवाब बी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है करेक्ट है। ठीक है, नीलकमल हो, मृग नैनी हो, मृग के समान नैनो वाली, तो वो भी आपका क्या है, कर्मधारय समास में ही आएगा, तो बी आंसर एकदम करेक्ट है। समझ में आ गया, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट, थैंक यू, नेक्स्ट टारगेट पीएससी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, आप देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए, सील बंद, रेलगाड़ी तथा डाकखाना जैसे शब्द किस प्रकार के हैं, तो योग ऋण, यौगिक, देशज या संकर, कितना सरल प्रश्न है, आसानी से आप दे सकते हैं जवाब, तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। संकर शब्द, देशज शब्द, यौगिक या योग ऋण, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, ये आपको कमेंट्स में देना है, तो बिना किसी देरी के आंसर मिलना चाहिए, आंसर दीजिएगा। चलिए, तो यहां पर देखिए कितने अच्छे से मुझे आंसर मिल रहे हैं, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
तो देखिए डी भाई ये बताइएगा जिन्होंने भी, जैसे कि अजय ने दिया है ए ऑप्शन, योग ऋण कौन से होते हैं पता है आपको? आप इनमें बिल्कुल भी मत भटकिएगा, क्योंकि यौगिक अलग होते हैं, देशज अलग होते हैं, संकर अलग होते हैं, योग ऋण अलग होते हैं। और जैसा कि मुझे यहाँ पर ऑप्शन में जिन्होंने भी दिया है, लालचंद्र जी ने और भाई यहाँ पे डी ऑप्शन जिन जिन ने भी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। संकर शब्द दो भाषा शब्दों से मिलकर बने, यानी कि दो अलग अलग भाषा से मिलकर बने हैं, ठीक है। जैसे कि आपको सील क्या है, सील किसका शब्द है, बंद किसका शब्द है, अलग अलग। रेल किसका शब्द है, गाड़ी किसका, ये अलग अलग भाषा से मिलकर बना है। तो जो अलग अलग दो भाषाओं की मेल से मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया बताइएगा। और देखिए बात करें देशज शब्दों की, तो देशज शब्द भी आपको पता होगा कौन से होते हैं, जो एक स्थानीय क्षेत्र पर बोले जाते हैं वो शब्द देशज कहलाते हैं, ठीक है। अब हम योग ऋण की बात करें तो योग ऋण जो आपने बहुब्रीहि समास देखा होगा ना, जैसे दशानन है ना, दशानन सुना होगा, या फिर एक दंत, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो योग ऋण में आते हैं। और यौगिक में किसका प्रयोग होता है, संधि का। संधि वाले शब्द जो होते हैं वो आपके यौगिक में आते हैं। तो इनको आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, बार बार कह रही हूँ, सिर्फ आपका टेस्ट यहाँ पे देख कराया जा रहा है, उसके बाद में एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आपका, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया, बता दीजिएगा एक बार। चलिए आगे देखिए। हाँ, ऐसा नहीं है सत्यम कि आदि इसमें हिंदी ही मिले, संस्कृत प्लस क्या है आपको अरबी भी मिल सकता है, अंग्रेजी का भी मिक्स हो सकता है, हिंदी और संस्कृत का भी हो सकता है, ठीक है, किसी का भी हो सकता है। बस दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे आप देखते हैं लाठी चार्ज, तो लाठी किसका, हिंदी का शब्द है, चार्ज किसका है, अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, कर्म के अनुसार क्रिया के कौन कौन से भेद हैं, कर्म के अनुसार क्रिया के कौन कौन से भेद हैं, तो देखिए पूर्वकालिक व प्रेरणार्थक, सकर्मक व द्विकर्मक, अकर्मक व सकर्मक, नाम धातु व सहायक। तो कितने, देखिए सारी की सारी क्रिया है ये आपकी। अब लेकिन पूछा है कि कर्म के आधार पर, तो जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है, आंसर प्लीज। हाँ, दो जो भाषा होती है उनका मिक्सचर होता है इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से देखिएगा कि कर्म के अनुसार क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, तो जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। तो यहां पर भी आप BCD कर रहे हो भाई, ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पर सोच समझ कर भी आंसर दिया जा रहा है, तुक्कों में भी आंसर चल रहा है ना। लालचंद जी दो आंसर मिले हैं आपके, ए, बी और सी। चलिए तो देखिए जिन्होंने भी दिया है कर्म के आधार पे बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक पे जो प्रभाव पड़ता है वो कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक में जो प्रभाव पड़ता है वो उसके कर्म पर पड़ता है, ठीक है। बाकी जो पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, ठीक है, द्विकर्मक है, ये सारी की सारी किसमें आती है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, समझ में आ रहा है? कर्म के आधार पर दो होती हैं, अकर्मक और सकर्मक, बाकी आती है आपकी अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर कर्म के आधार पर पूछा है तो सी आंसर क्या होता है इसका सही जवाब, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट। ओके कोई बात नहीं, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। स्मरण शब्द का विलोमार्थी शब्द आपको लिखना है, ठीक है। विस्मरण, मरण, संस्मरण या फिर जीवन। तो जल्दी से बताइए, बहुत ईजी तो बिना पढ़े भी आप बता सकते हैं। स्मरण का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? चार ऑप्शन, यहां गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। तो ABCD चार ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का जवाब, आंसर दीजिएगा। तो आप सभी के आंसर का वेट, और जिसमें मिला है मुझे ए आंसर और बिल्कुल सही जवाब, एकदम करेक्ट आंसर विस्मरण। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप सभी के सामने। चलिए तो यहां पर हम ए को लॉक करते हैं क्योंकि बिल्कुल सही दिया है सभी ने। थाली का बैगन होना, कभी कभी बोला होगा आपने भी, थाली, अरे ये तो भाई थाली का बैगन है। तो आपको बताना है इस मुहावरे का अर्थ क्या है,
ठीक है, लक्ष्यहीन व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति, पथ विमुख व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का जवाब। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने, जल्दी से दें। थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आंसर, चलिए तो यहाँ पर आंसर आने लगे हैं और आंसर में आपने बताया है कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। बिल्कुल, जिसका कोई कहते ना, जिसका कोई कहते ना कि भाई एम नहीं है, जिधर चाहे उधर चला जाता है, थाली में बैगन जिस तरह से लुढ़कता है ना, कभी इधर कभी उधर, तो सिद्धांत, जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो आपका बी आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया, बी आंसर ही इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए सी नहीं होगा, पथ विमुख व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है प्रदीप जी, बी आंसर इसका सही होगा, जिसका कोई सिद्धांत नहीं होता, जिसका कोई एम नहीं होता, वो थाली का बैगन। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये हाँ, ये आते भी इसी में से है सत्यम, संजय। तो सिद्धांत बी ऑप्शन एकदम सही बताया है जिन्होंने भी बताया है। चलिए हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका कोई सिद्धांत या फिर यो बार बार चेंज हो जाता है ना, अपनी एक बात पे अटल नहीं रहता। अच्छा, चलिए सत्यम आगे देखिएगा। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, या रोद रस? तो जल्दी से कमेंट में दीजिएगा जवाब, क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो यहाँ पे रस पूछा गया है, तो आपको पंक्तियों से ही पता चल जाएगा, आपको ना ये याद करना पड़ेगा कि भाई श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, आपको पहले शब्द से ही आपको पता चलेगा कि इसमें रस कौन सा है। ठीक है, तो भाई कितनी बड़ी गलती कर रही हो वंदना, कितनी बड़ी गलती, सी आंसर क्यों होगा इसमें। चलिए चलिए कोई बात नहीं, बी ऑप्शन, बी रस, जिसमें देश के प्रति, ठीक है, और क्या देशभक्ति का जुनून आपको देखने को मिलता हो, जिसमें आपके देश के लिए कुछ करने के लिए हो, तो वहां पर आपका बी रस होता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, बताएगा कोई आप में से? उत्साह। ठीक है, तो बी आंसर एकदम सही आंसर है। चलिए आगे देखिएगा। हेलो अंजू, नेक्स्ट आपके सामने मिलेगा एक गद्यांश, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 या 3 प्रश्न आपके गद्यांश से भी आते हैं और आपको एक पद्यांश ही मिल जाता है, यानी कि 2 ही प्रश्न आपको इसमें से मिलने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ गद्यांश आए और हम चल दिए, गद्यांश को पढ़ना है। कभी कभी देखिए, मैंने क्या अभी देखा है कि जिन बच्चों के एग्जाम हुए हैं उन्होंने सबसे अधिक कमी जो बताई है अपनी गद्यांश पद्यांश नहीं बताई है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। आपको लगता है कि आपके गद्यांश में से यूं ही क्वेश्चन निकल आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हर किसी में करनी चाहिए आपको। तो देखिए 17-18 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए और इसमें से आपको आंसर देना है। ठीक है, तैयार है? तो देखिए, चरित्र का मूल, चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन, राज शासन, मत शासन, सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं, उसी प्रकार संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी सब प्रकार के शासन में, चाहे धर्म शासन हो चाहे राज शासन हो, मनुष्य जाति से भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म शासन और मत शासन शासक चलते आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको पढ़ने में लगेगा कि क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके द्वारा भय और लोभ का प्रवर्तन सीमा के बाहर भी प्राय हुआ है और होता रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लोक रंजन की व्यवस्था का ढांचा किस पर आधारित है? भावों के विशेष प्रकार के संगठन पर, धर्म व राज शासन पर, सांप्रदायिक व्यवस्था पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। राइट आंसर जल्दी से दीजिएगा।
देखिए क्या आंसर आप सभी का आता है यहाँ पर, क्या देते हैं आप इसका जवाब? तो आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन क्या है कि लोक रंजन की व्यवस्था का ढांचा किस पर आधारित है? तो जल्दी से दें जवाब। देखें क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया वंदना, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी दिया है 17 का ए ऑप्शन, अजय और आकांक्षा, अंजू, संजय जी, बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर मिला है आपका। अच्छा, चलिए सत्यम जी, बहुत बढ़िया। और मुझे आप सभी से बस यही उम्मीद थी कि आप सभी के 25 यानी कि 25 प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे, है ना, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी सभी की। इस प्रश्न का फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जाति से किसके द्वारा पूरा काम लिया गया है? स्नेह द्वारा, कूटनीति द्वारा, भय और लोभ द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। भाई इस गद्यांश के अनुसार मनुष्य जाति से किसके द्वारा पूरा काम लिया गया है? तो जल्दी से बताएं, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप सभी के आंसर का वेट किया जा रहा है, और थोड़ा सा नेट दिक्कत करे ना तो परेशान मत हुआ करें आप, ठीक है। और बहुत बढ़िया अंजू, वंदना, अजय, सभी ने दिया है अच्छे से जवाब कि आपने देखा कि मनुष्य जाति से भय और लोभ से पूरा काम लिया गया, यानी कि सी आंसर एकदम सही जवाब है, ठीक है। शाबाश। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने पदांश, वो भी 2 नंबर का है, बहुत छोटा ऐसा है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी। तो ये आपके सामने बहुत छोटी सी पंक्तियां हैं, और इन पंक्ति से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रस्तुत काव्यांश में किसकी समाधि का वर्णन किया गया है? वीरों की, रानी दुर्गावती की, भगत सिंह की, या रानी लक्ष्मीबाई की? तो जल्दी से कमेंट में मिलना चाहिए आंसर। तो आंसर दीजिएगा। शाबाश वंदना, बहुत बढ़िया आंसर। तो यहाँ पर हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो डी आंसर इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट, अंतिम लीला स्थली किसे कहा गया है? रानी लक्ष्मी की समाधि को, राख की डेरी को, संचित फूलों में, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का जवाब। मैं देखिए और बताइए, अंतिम लीला स्थली किसे कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो देखिए यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी वरदानी की। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन लक्ष्मीबाई की समाधि को। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर 20 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। तो 20 क्वेश्चन आपको मिले। कैसे लगे क्वेश्चन, कैसी लगी क्लास, कितना समझ में आया बताइएगा। साथ के साथ ये भी बताना है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो डेली क्लास अभी आपकी फिलहाल 3 PM पर ही स्टार्ट होगी, तो आप डेली 3 बजे आया करें। अपने साथियों को भी बोलें कि वो भी इस क्लास को एक बार लेकर देखें, ठीक है। और जो बैच स्टार्ट होगा आपका वो F1 यानी कि 1 फेब से होगा। 1 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा हिंदी का। उससे पहले जितने भी मेरे पास MCQs होगी सुपर टेट लेवल की, वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। चलिए भाई, क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आरती जी, अंजलि, बहुत लेट आती हो आप, थोड़ा जल्दी आए। और सभी से कहना चाहती हूँ कि टाइम से क्लास में आए। कभी नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, हालांकि 3 बजे ही क्लास आपकी स्टार्ट होगी, ओके। हाँ, 20 क्वेश्चन, आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो ना कांचा, तो अभी आपको 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे। जब मैं आपको क्या है कंटेंट दूंगी तो उसमें आपको MCQs में 40 50 क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। चिंता आप बिल्कुल भी ना करें, ओके। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।